इस शुभ अवसर पर जो है कि गुरुवर की यह माया नई सदी नई पुस्तक हम सबके बीच उपस्थित है, तो सबको प्रणाम करते हुए गुरुवर को पुनः बधाई, लाख लाख बधाई, कोटि कोटि बधाई और बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इस तरह की महत्वपूर्ण पुस्तक हम लोगों को बीच उपलब्ध है और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। समय के ख्याति लब्ध और महत्वपूर्ण कवि श्री प्रकाश शुक्ल जी इसके पहले लगातार निरंतर 7 संग्रह दे चुके हैं। इसमें अपनी तरह के लोग, जहाँ सब शहर नहीं होता, बोली बात, रेत में आकृतियाँ, उड़हन और अन्य कविताएं, कवि ने कहा क्षीर सागर में नींद और यह पाया नई सदी। साथ ही साथ कवि एक तरफ जहाँ तमाम संग्रहों की रचना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वह महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकों का भी लेखन कर रहे हैं, जिसमें साठोत्तरी हिंदी कविता में लोक सौंदर्य, नामवर की धरती, हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जागतिक आचार्य, महामारी और कविता, महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकें हैं इनकी। वाया नई सदी कविता संग्रह राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित है और यह जो है कि सुंदर, महत्वपूर्ण और नूतन कलेवर में हम लोगों के बीच उपस्थित है। इस कविता संग्रह में कवि के लगभग 7-8 वर्षों का यह साधना और संघर्ष है, जिसमें कुल 79 कविताएं संकलित। इसमें एक जो है कविता है, यह कैसा समय है। कविता के सफ़र से यह जो है कि बात शुरू यहाँ से होती है। कविता के सफ़र, यह कैसा समय है, यहाँ से शुरू होती है बात और कचकचिया पे जा कर के यह बात खत्म होती है। यह संकलन कवि के संघर्षों की गाथा है और कह लीजिए कि कोरोना से पूर्व और कोरोना तक की एक सतत यात्रा है। प्रिय कवि की कविता में जहाँ एक तरफ बुद्ध हैं, कबीर हैं, वहीं दूसरी तरफ संत रैदास हैं। जहाँ एक तरफ ज्ञान और सामाजिक क्रांति प्रवाहित होती है इनकी कविता में, वहीं दूसरी तरफ समता, समानता और विश्व बंधुत्व का पाठ भी इस कविता संग्रह में देखने के लिए मिलता है। श्री प्रकाश शुक्ल जी की कविता में, इस कविता संकलन में इतिहास बोध और मिथक के बीच एक यथार्थ रूपायित होता है। इसका प्रमाण एक कविता मित्रता है। हम लोग उस कविता के प्रमाण हैं और भली भांति सुपरिचित हैं। वह कैसे शुरू होती है, वो कैसे बुनती है और कैसे उसका भाषा, शिल्प और गठन, सारी चीज़ें हम लोग उसमें जानते हैं, जिसमें गुरुवर ने एक इतिहास को और एक मिथक को यथार्थ के रूप में रूपायित करता है या करते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इस कविता में यथार्थ, मिथक और जो है कि इतिहास बोध की पावन त्रिवेणी प्रवाहित होती है। यह कविता इस प्रकार से है कि यह तथाकथित पीड़ितों की मित्रता है। बहुत महत्वपूर्ण कविता है और सच है। यह तथाकथित पीड़ितों की मित्रता है जो एक बदहाल भारत की खुशहाल व्यवस्था से बहिष्कृत है। इनकी एक चेतना है जिसका कोई भूगोल नहीं। इनकी कांख में एक तरफ बहिष्कृत भारत की पुरानी प्रति है, तो दूसरी में जॉर्ज ऑरवेल जर्जर 1984। ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है। कवि लगभग 50 की वय में एक मजबूत और मुकम्मल जमीन तैयार कर लेता है कविता की। जिंदगी के तमाम आघातों प्रतिघातों से लड़ता जूझता वह जीवन के गहरे बोध को कविता की कसौटी पर कसता है। साथ ही साथ उसमें वह तप कर निखरता है। गहरी संवेदना के साथ एक पंक्ति उनकी कविता में आती है। अपने जीवन के संघर्षों को कवि वहाँ पे व्यक्त करते हुए यह लिखते हैं कि अपना यह जीवन एक खामोश बहता हुआ झरना है। जहाँ प्रकृति भी है, जहाँ जीवन संघर्ष भी है, उसमें कवि श्री प्रकाश शुक्ल जी कैसे उसको रूपायित करते हैं अपने जीवन संघर्ष को प्रकृति के साथ। अपना यह जीवन एक खामोश बहता हुआ झरना है, जिसे तुम शोर समझते हो, वह पत्थरों से चूर हो, पानी के घाव का भरना है। सन 1954 के आसपास जन्मदिन मनाने की परंपरा शुरू हुई भारतवर्ष में।
और जब यह परंपरा शुरू हुई मित्रों, तो यह परंपरा पूंजीवादियों और धनाढ्यों के बीच में शुरू हुई। हाशिए के समाज जैसे दलित, स्त्री, आदिवासी, मजदूर, किसान या दलित, दमित, शोषित या पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। श्री प्रकाश शुक्ल जी अपनी कविता में जन्मदिन नाम से एक महत्वपूर्ण कविता लिखते हैं और उसमें अपने बदनसीबी यानी कि समाज के बदनसीबी को दिखाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, इतना बदनसीब हूँ मैं कि उससे हुई हर मुलाकात में कुछ दिन और छोटा हो जाता हूँ, और वह है कि खुद को बड़ा साबित करता हुआ वरिष्ठ जैसा बधाई देता है। मित्रों, कवि श्री प्रकाश शुक्ल की कविताओं में प्रकृति और स्त्री एक साथ चलती है। मैं आपको बताऊं कि इसके पूर्व नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, निराला, मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत के यहाँ स्त्री दिखती है, वह संघर्ष करती हुई स्त्री दिखती है। नागार्जुन तो एक महत्वपूर्ण कविता लिखते हैं, चौथी पीढ़ी का प्रतिनिधि, जो कविता को मैं पढ़ करके बार बार भावुक हो जाता हूँ। वह लिखते हैं, गिट्टियाँ बिछाने वाली मजदूरी माँ अभी 1 बजे आएगी, निकटवर्ती झरना में हाथ मुंह धोएगी, जूड़ा बांधेगी फिर से, मकई के टिक्कर से तनिक से तोड़कर शिशु के मुंह में डालेगी और फिर बोलेगी मुन्ना से, देख तो मेरी आंखों में क्या है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो नागार्जुन कई संदर्भों से घिरते हैं। एक तो भूख का सौंदर्य शास्त्र है, दूसरा जो है प्रकृति का सौंदर्य शास्त्र है, तीसरा है वात्सल्य प्रेम है, और चौथी जो बात है कि यह जो सौंदर्य है यह महलों का सौंदर्य नहीं है, यह जो है सूर्य के यहाँ जो मिलता है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौने लही हूँ, बच्चा मांगता है चंद्र खिलौना। और यहाँ जो वात्सल्य प्रेम है तुलसी के यहाँ, वह भी कहते हैं, वरदंत की पंगत कुंद कली धराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीज जगे, छवि मोती न माला मोलन की, अनौछावर प्राण करे बन जाओ ललाइन बोलन की। यह सौंदर्य नहीं है। श्री प्रकाश शुक्ल जी के कविताओं में जो वात्सल्य प्रेम है वह बड़ा बदनसीबी का वात्सल्य प्रेम है, भूख का सौंदर्य शास्त्र है। वह अटैची पर वह जो बच्चा को खींचते हुए माँ ले जाती है इस महामारी के दौर में, जब पूरा विश्व त्रस्त है, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं, वहाँ पे श्री प्रकाश शुक्ल जी महत्वपूर्ण कविता लिखते हैं। वहाँ ये बच्चा जो है उन बच्चों से भिन्न है। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, इन सब की परंपरा से यह कहीं कविता भारी पड़ती है यहाँ। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इनके कविताओं में प्रकृति चेतना भी है, खूब गजब की। अभी स्त्री पक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद जो प्रकृति चेतना है, ऐसे समय में जब पूरा का पूरा विश्व अवसाद से घिरा हुआ है, श्री प्रकाश शुक्ल जी केवल हरे बबूल लिखते हैं, और उस बबूल को पुष्पित और पल्लवित होते हुए हम लोगों ने देखा है। जब वो बबूल और उस बबूल के ऊपर से जब बाढ़ गुजरती है, यह भी मैंने देखा है। तो ऐसी परंपरा में केवल हरे बबूल, पेड़, पपीता, कोयलिया, कूकों ने इस तरह से जो है कि इनके कविताओं में जो संगीतात्मकता का पुट दिखता है वह बहुत ही अद्भुत है। मित्रों, कहना बहुत सारी बातें हैं, मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है, लेकिन गुरु जी के सामने मैं बहुत कम ही बोलता हूँ, आदत नहीं है। इसलिए मैं पुनः जो है कि गुरुवर को इस काव्य संग्रह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मेरी समझ से यह काव्य संग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत जोरदार है, कहीं से कतई कमजोर नहीं दिखता है। बहुत बहुत